हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप के बारे में जानेंगे। लोकतंत्र में राजनीतिक दल व्यक्ति एवं सरकार के बीच संपर्क सूत्र के रूप में काम करते हैं। समय गुजरने के साथ बड़े राज्य में बड़ी इच्छाओं को पूरा करने में राजनीतिक दल असफल होने लगी और इसी कारण जन आकांक्षाओं के ज्वार, लोगों की बढ़ती आवश्यकताओं ने लोगों को अपने हितों के आधार पर संगठित किया, है ना। तो कतिपय यही कारण है कि 20वीं शताब्दी में अनेक हित समूह और दबाव समूह उभरे। कहने का मतलब है कि जैसे ही समय गुजरते जा रहा था, बड़े राज्य में, है ना, जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो बड़े राज्यों में लोगों की इच्छाओं को राजनीतिक दल पूरा नहीं कर पा रहे थे और ये पूरा नहीं करने की वजह से ही लोग अपने अपने हितों के आधार पर संगठित होने लगे। ठीक है, तो आधुनिक राजनीति शास्त्र में दबाव समूह की भूमिका बहुत ही इम्पोर्टेंस थी, महत्वपूर्ण है। और आधुनिक समय में इनका महत्व इतना बढ़ गया कि फाइनर, है ना, पाइनर इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहता है और वही मैकिन इन्हें अदृश्य सरकार तथा सेलिन इसे अनौपचारिक सरकार कहता है। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए स्टूडेंट, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि अज्ञात साम्राज्य किसका कथन है, तो आंसर आप लोग याद रखिएगा फाइनर का। ठीक है, इसी प्रकार मैकिन का भी याद रखिए, आप लोग सेलिन का भी याद कीजिए। आगे है दबाव समूह के अर्थ एवं परिभाषा। सामान्य शब्दों में अगर हम लोग कहें तो दबाव समूह विशेष हितों के साथ जुड़े ऐसे संगठन होते हैं जो अपने समूह के हितों की रक्षा के लिए नीति निर्माताओं पर दबाव बनाते हैं। जिसमें पहला विद्वान है बीओकी के शब्दों में, दबाव समूह वे निजी संघ होते हैं जो सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करने के लिए बनते हैं। नेक्स्ट है ओडीगार्ड के अनुसार दबाव समूह ऐसे व्यक्तियों का औपचारिक संगठन है जिनके एक या अनेक सामान्य उद्देश्य अथवा स्वार्थ होते हैं। ठीक है, जो घटनाओं के क्रम को विशेष रूप से सार्वजनिक नीति के निर्माण और शासन को अपने हितों की रक्षा एवं वृद्धि के लिए प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है माइनर बिनर के अनुसार दबाव अथवा हित समूह से हमारा अभिप्राय किसी ऐसे ऐच्छिक रूप से संगठित समूह से होता है जो सरकार के संगठन से बाहर रहकर अधिकारियों की नियुक्ति, सरकार की नीति, इसका प्रशासन तथा इसके निर्णय को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं से हम लोग को स्पष्ट होता है कि दबाव समूह एक से हित वाले लोगों का एक समूह होता है जो क्या करती है, अपने समूह हित की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव बनाती है। ये समूह औद्योगिक, व्यापारिक, व्यवसायिक, श्रमिक समूह विधि निर्माण के कार्य को अपने हित में प्रभावित करने का प्रयास करती है। ये समूह अपने सदस्यों के हितों की पूर्ति के लिए सभी माध्यमों से दबाव बनाते हैं। आगे है दबाव समूह के प्रमुख तत्व कह सकते हैं या लक्षण कह सकते हैं या विशेषता बोल सकते हैं। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर दबाव समूह के निम्नलिखित लक्षण हम लोग बता सकते हैं, जिसमें पहला है सीमित उद्देश्य। जहां राजनीतिक दल का उद्देश्य सार्वजनिक हित की पूर्ति करना होता है, वहीं दबाव समूह का उद्देश्य सीमित होता है। यह केवल अपने समूह के हित को पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये अपने समूह हित को पूरा करने के बाद या तो निष्क्रिय हो जाते हैं या समाप्त हो जाते हैं। इनका स्वार्थ केवल समूह हित तक होता है। ये सार्वजनिक हित, राष्ट्र हित के विषय में सक्रिय नहीं रहते। इस पॉइंट को समझेंगे। सीमित उद्देश्य मतलब उनका जो उद्देश्य है दबाव समूह का,
वो छोटा होता है, ठीक है। जैसे यहाँ बोला है कि राजनीतिक दल का उद्देश्य बड़ा होता है, मतलब सार्वजनिक, मतलब वो जो भी उद्देश्य उनका होगा, ठीक है, जो भी वो नीतियाँ बनाएगी, जो भी कार्यक्रम बनाएगी, वो कार्यक्रम उसका सार्वजनिक लोगों को ध्यान में रखते हुए ही बनाएगी और उनको पूर्ति के लिए ही करेगी, ठीक है। लेकिन इसका अगर हम लोग विपरीत जाएंगे, दबाव समूह, ये लोग बस अपने लोगों के लिए, है ना, तो इसका उद्देश्य भी छोटा होता है, सीमित होता है। बस ये क्या केवल क्या करते हैं, अपने समूह के हित के पूरा करने का मतलब अपने जो वर्ग विशेष है उन लोगों के हितों के पूरा करने के लिए ही बने होते हैं। जब इनका उद्देश्य पूरा हो जाता है, या तो ये अपने संगठन में बने रहते हैं या तो ये समाप्त हो जाते हैं। और ये लोग स्वार्थी होते हैं, दबाव समूह के लोग। क्यों स्वार्थी होते हैं? क्योंकि ये लोग केवल अपने समूह के बारे में ही सोचते हैं। सार्वजनिक हित का क्या है, राष्ट्रीय हित का क्या है, इसके बारे में इसको कोई मतलब नहीं होता है। इसीलिए अब बोला गया है इसका जो उद्देश्य है सीमित होता है। नेक्स्ट है सीमित सदस्यता। तो सीमित सदस्यता, जैसे ऊपर हम लोग देखें, इसका उद्देश्य भी छोटा होता है, ठीक है। तो वही दबाव समूह इसलिए ही उत्पन्न हुआ, इसलिए इसका जन्म हुआ कि ये लोग केवल अपने वर्ग विशेष के लिए, समूह विशेष के उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही होते हैं। और इसी वजह से ही इसका जो सदस्य संख्या है ये भी कम है, सीमित है। ये एक विशेष वर्ग के लोग होते हैं, मतलब एक ही विशेष वर्ग के, मतलब एक ही वर्ग के लोग होते हैं। इसमें संपूर्ण देश की सभी समूहों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। ये लोग बस अपने हित के बारे में सोचते हैं, संपूर्ण देश के बारे में नहीं सोचते। और यही कारण है कि इनकी सदस्यता सीमित होता है। उदाहरण के लिए हम लोग देख सकते हैं कि किसकी छात्र संघ का आप लोग देख सकते हैं, और फिर किसान संघ का, मजदूर संघ का आदि, ठीक है। छात्र संघ में आप लोग देखते हैं कि इसकी सदस्यता जो है, इसके मेंबर जो होते हैं कम लोग होते हैं, ठीक है। किसान संघ का भी वैसे होता है, मजदूरों का भी। ये लोग बस अपना उद्देश्य की पूर्ति नहीं होता है तो संगठित रहते हैं, हो जाता है तो फिर बिखर जाते हैं, मतलब असंगठित हो रहते हैं फिर। नेक्स्ट है संवैधानिक या असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। तो दबाव समूह क्या करती है, अपने उद्देश्यों को पूरा करने की ना चाहती है, ठीक है, किसी भी तरह से, बस उनका उद्देश्य की पूर्ति हो, ठीक है। इसके लिए वो क्या करती है, सरकार की विधि निर्माण की प्रक्रिया पर वो लोग दबाव बनाती है और दबाव बनाकर अपने लक्ष्यों को पूरा करना चाहती है, ठीक है। अगर दबाव बना के भी अगर इसका लक्ष्य पूरा नहीं होता है, तब ये लोग क्या करती है, असंवैधानिक या संवैधानिक दोनों तरह से, अगर उसको पता चल रहा है कि उस काम को करने में संवैधानिक तरीका से नहीं हो रहा है, तो लोग असंवैधानिक तरीकों का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। विधि निर्माता जो लोग भी, उनको क्या करते हैं, धमकी देते हैं, प्रलोभन देते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, धन देते हैं, प्रलोभन, मतलब ये सारी चीज़ें दे के अपने उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इसीलिए बोला जा रहा है कि दबाव समूह जो है संवैधानिक असंवैधानिक साधनों का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है 4 पॉइंट, शासन एवं विधानमंडल की सदस्यता नहीं, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, देखिए, विधि निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं, ठीक है, और अपने हित की विधि निर्माण चाहते हैं, ठीक है। मतलब जो लोग भी विधि निर्माण के प्रक्रिया में लगे हुए हैं, उन लोगों को लोग मतलब परेशान करते हैं और उन लोगों से ये मनवाते हैं कि वे जो भी नीति निर्माण कर रहे हैं उसके हित, उस विधि निर्माण के द्वारा उसके हित की पूर्ति हो, मतलब दबाव समूह के हित की पूर्ति हो, उस हिसाब से वो लोग चाहता है। और इस विधि निर्माण प्रक्रिया में वो लोग खुद को शामिल नहीं करता है, ठीक है, खुद शामिल नहीं होता है, सामने भी नहीं आते हैं, चुनाव भी नहीं लड़ता है। ये लोग मंडल में पहुंचकर स्वयं कानून बनाने में शामिल भी नहीं होता है। क्या बस ये लोग शासन के उत्तरदायित्वों से बाहर रखकर, है ना, शासन की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर सत्ता पे लोग आ जाएंगे तो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन उससे वो लोग बाहर रहते हैं, केवल दबाव डालते हैं अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। स्पष्ट है। नेक्स्ट है अनिश्चित कार्यकाल। मतलब दबाव समूह का जो कार्यकाल है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री का,
राष्ट्रपति का कार्यकाल निश्चित है ना, 5 वर्ष है। यानी मतलब 5 वर्ष है, अगर 5 वर्ष के पहले भी अगर वो त्याग पत्र दे सकता है तो दे सकता है, कुछ अपना पद को छोड़ सकता है। लेकिन दबाव समूह में इस तरह का नहीं है, इन लोगों का कार्यकाल जो है अनिश्चित है। ठीक है, तो दबाव समूह का जन्म ही निश्चित उद्देश्य है, मतलब जो उनका उद्देश्य है अपने वर्ग विशेष के लिए, उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, हित साधने के लिए बस होता है। और उसका उद्देश्य जब पूरा होता है तो उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। जैसे उनका उद्देश्य पूरा हो जाता है उसी के साथ उनका उपयोगिता भी समाप्त हो जाती है। और वो कुछ दबाव समूह है ना, जिनका उद्देश्य पूरा नहीं हुए रहता है, ठीक है, वो लोग बस संगठन में बने हुए रहते हैं, बाकी नहीं तो काम ख़त्म होने के बाद वो लोग खुद ब खुद निष्क्रिय हो जाते हैं। नेक्स्ट है सभी शासन व्यवस्थाओं में उपलब्धता। तो दबाव समूह आधुनिक समय में है ना, अभी के समय मतलब आधुनिक समय में सभी शासन व्यवस्थाओं में हम लोग को देखने को मिल जाता है, चाहे वो शासन व्यवस्था लोकतंत्र का हो या तानाशाही का, पूंजीवादी राज्य हो या समाजवादी राज्य। ठीक है, सभी में दबाव समूह सक्रिय रूप से हम लोग को देखने को मिलता है। तो इसी संबंध में रॉबर्ट सी बोन, ठीक है, ये विद्वान है, ये बताते हैं कि दबाव समूह सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं में, सर्वाधिकारवादी राज्यों में भी पाए जाते हैं।